हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। और छुट्टियां हो चुकी हैं पूरी होली की, और आगे हमें इसमें आज एक नया सेशन स्टार्ट करना है जो कि क्लाइमेटिक रीजन है। सेशन का नेम है और सभी लोग इसमें पढ़ेंगे हम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सोच लो क्लाइमेटोलॉजी का अगर इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को पढ़ना है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में तो आपको यहाँ एक चीज़ समझ आएगी, क्लाइमेटिक रीजन्स कैसे हम पता लगा सकते हैं और कैसे हम इसके बारे में हेल्प करेगा हमें समझने में, अंडरस्टैंड करने में, चीज़ें कैसी होगी, इन चीज़ों के बारे में हमें इसमें पता चलेगा। एंड अब अगर हम इसमें कभी कभार ये होता है कि हम चलो चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आ जाता है कि भाई इस क्लाइमेटिक रीजन में कौन से एरिया पे होगा या कौन सा कंट्री होगी, कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, किस कॉन्टिनेंट पे, किस एरिया पर या किस जोन पर अ, कौन सा क्लाइमेटिक रीजन होगा, इक्वेटोरियल होगा या फिर आपका ट्रॉपिकल होगा या फिर सवाना होगा, टेम्परेट होगा, ग्रासलैंड होगा, डिजर्ट होगा, क्या होगा इसमें, कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करता हूँ, लेट्स इफ आई विल डिस्कस अबाउट द कि हाउ मैनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड। सो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं टोटल? 12 हैं, है ना? 12 हैं, 12 हैं अगर हम इनको देखें, समझें और अलग अलग। और ये सारे के सारे आपने अगर मेरा पहला एक लेक्चर देखा होगा, सबसे पहला जब मैं फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर में बताता हूँ आपको फंडामेंटल ऑफ द जियोग्राफी। इन द फंडामेंटल ऑफ द जियोग्राफी आई टोल्ड यू about the latitudes. So latitudes also help to understand the climatic regions. तो climatic regions को समझने के लिए ये पूरा काम करता है, ठीक है? ये सारे के सारे इसमें वो होते हैं, हमारे पार्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आएंगे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हर जगह एक अलग अलग आपके सारे क्लाइमेटिक रीजन्स इसमें दिखाई देंगे, अब समझ सकते हैं इस पे। तो अगर मैं क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करता हूँ, समझने की बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन से होंगे और कैसे आप जाने कि कितने क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, तो बेसिकली देयर आर 12 climatic regions of the world. So first one is we will start from the equator. Okay, so because from the equator we can divide in the zones, also in the latitudes, so you know very well about it. So ऐसे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, अब बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे लैटिट्यूड्स हमारे होंगे इस पर। और अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं तो हमारे कितने हैं? देयर आर 12, यहाँ पर 12 हैं, 12 क्लाइमेटिक रीजन्स। रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स तो हैं वर्ल्ड में, कितने हैं? 12 हैं। इनके नेम जान लें, फिर इसके वन बाय वन हम क्लाइमेटिक रीजन्स को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड कैसा है, उन सभी के। नंबर 1 स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। दिस इज अ इक्वेटर, इट इज लोकेटेड, किस पे लोकेटेड है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर भी रीजन है, ये मत सोचना कि ओनली इक्वेटर लाइन इज कॉल्ड regions. No, 0 to 10 degree is called in northern side and 0 to 10 degree in southern side are called equatorial region. So basically you can say in the 0 to 10 degree that is called equatorial zone, equatorial regions. So you have to understand, try to understand. अगर if you feel कि नहीं समझ आया कुछ ऐसे तो you can ask me, okay? So number 1 is climatic regions. Number 1 climatic region is equatorial region. Equatorial regions. Number 2, region. Number 2 is tropical region.
tropical region. Number 3 is सवाना रीजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट रीजन. ठीक है, सवाना ही टेम्परेट है क्योंकि ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट जाएगा. और इसे सभी को जब हम पढ़ेंगे ना तो लैटिट्यूड जरूर माइंड में होना चाहिए, लैटिट्यूड से ही समझने का ट्राई करेंगे तभी बेस्ट होगा ये. तो नंबर 3 इज सवाना आर टेम्परेट आर ग्रासलैंड भी इसे कह सकते हो. ये कई नाम से जाना जाता है, तो इसमें ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ. ग्रासलैंड ऑल्सो ये रीजन भी आपका आता है. नंबर 4 इज स्टेपी. ओके, स्टेपी. इसके बाद हॉट डिजर्ट्स, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स, हॉट डिजर्ट्स, continental deserts, number 7 is Mediterranean climate, China type climate, Mediterranean climate. Number 8 China type climate. Number 9 British type climate, British type climate, climatic region. Number 10 is Laurentian type and next taiga and tundra. इसमें भी ध्यान देना, लॉरेशियन दोनों डिफरेंस है, एक लॉरेशियन लैंड भी है, एक लॉरेशियन ये भी है, बट ये लॉरेशियन डिफरेंट है, वो लॉरेशियन डिफरेंस है. लॉरेशियन टाइप. नंबर 11 इज टैगा, ये आपके पोलार रीजन पे पहुंचने लगे हैं हम. नंबर 12 नंबर इज टुंड्रा. इट इज कैसा लोकेटेड ऑन द पोल रीजन. सो दैट इज. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अच्छा ठीक है, इसके बाद हम वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइक इक्वेटोरियल जोन एंड कहाँ से कैसा होगा, कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन्स में थोड़ा देखेंगे. ठीक है, अब इसमें अगर इक्वेटोरियल की अगर बात करते हैं, ध्यान से समझें, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ आएगा इक्वेटोरियल रीजन कहाँ गया है, कहाँ से निकली इक्वेटर लाइन. इक्वेटर लाइन ये है आपकी. ठीक है, ये इक्वेटर लाइन जा रही है, ये वर्ल्ड मैप में है. इट इज लोकेटेड ऑन 0 डिग्री. बट ये कितनी है, इसका जोन कौन सा है, इसका रीजन कौन सा है, 0 to 10 डिग्री. समवेयर यू विल फाइंड 5 to 10 डिग्री latitude. Latitude that is called equatorial region. Equatorial region, but according to me it is exactly 0 to 10 degree. What is 5 degree? Because if we think from 5 degree to 10 degree, so that's 0 to 5 degree. What is 0 to 5 degree and where? तो ये भी हमें इसमें, ये तो कहीं जाएगा नहीं ना, दैट्स द पार्ट ऑफ द इक्वेटर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से. अब इसमें हमें देखना है कि क्या ऐसा, इसमें क्या ऐसा अलग है, क्या चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंट है सभी से, या फिर कुछ ऐसी होंगी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, अब यहां से आपको इसमें देखें कि इक्वेटर में, इक्वेटर के लिए क्या है. सबसे पहला, जब भी मैं कभी बताता हूं आपको तो एक चीज ध्यान देना, इक्वेटर रीजन को समझने के लिए हमेशा एक चीजों को बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही उसको समझा जाता है कि कैसे लाइट पड़ रही, प्रैक्टिकली समझना है. आप कभी जा रहे हो, देखो कहीं बाहर जाके प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि जैसे मूवी चलती है ना, प्रैक्टिकल दिख रहा है कि क्या हो रहा है, किसको क्या दिख रहा है, वो एक एक्टिंग करके दिखा रहे हैं. सेम ऐसे देखना है कि कुछ चल रहा है, विजुअल आपके माइंड में होना चाहिए. तो अगर आपके उसमें ऐसा माइंड में है तो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं. ठीक है,
इसको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी सनरेज है जो आ रही हैं, जो आपके अर्थ पर पड़ रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे अर्थ में ये जो सनरेज है टिल्टेड होती जाएंगी। तो आप कह सकते हैं इसमें कि सनरेज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन दी इक्वेटर, इक्वेटर पर डायरेक्ट गिर रही है। अब अगर डायरेक्ट ये आ रही है, इक्वेटर कहां पर लोकेटेड है? 0 डिग्री पर, है ना, 0 डिग्री। मैंने बताया 0 to 5 डिग्री दैट इज 0 to 10 डिग्री दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। अब यहां पर अगर डायरेक्ट रेज आ रही है, समझना ध्यान से, अगर डायरेक्ट रेज है तो ये एरिया कौन सा ज्यादा गर्म होगा? ये हमारा अगर 0 to 10 डिग्री है तो ये हमारा सरफेस जो है इक्वेटोरियल सरफेस, पहले तो ये रीजन कैसा होगा? हीट सरप्लस रीजन बन जाएगा, हीट सरप्लस रीजन, बिकॉज हीट सबसे ज्यादा है। क्योंकि डायरेक्ट आप जला रहे हो ना, आप कभी गैस जल रही हो, आप दूर से हाथ रखो ऐसे और एक जहां पर जल रही है वहीं पर हाथ रख दो तो आपको पता लगेगा यहां जल गया है। अब दूर रखोगे तो नहीं जलेगा। यहां टिल्टेड होता जा रहा है, यहां पर डायरेक्ट गिर रही है, और डायरेक्ट गिर रही है तो ये फिर ऐसा आपका आएगा, हीट सरप्लस रीजन बन जाएगा। सरप्लस रीजन है और साथ ही साथ सरफेस सी, यहां पर सी भी ज्यादा है तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये भी हाई हो जाएगा, ठीक है। और ये साइंस में, साइंस अगर आपने पढ़ी है, बेसिकली जियोग्राफी ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द साइंस, तो ये भी साइंस ही है। अब बात इसमें है कि जब इसमें डायरेक्ट गिर रही है, ध्यान समझना, डायरेक्ट आ रही है इक्वेटर पे तो सरफेस गर्म होगा। जैसे ही कोई भी सरफेस गर्म होता है, अगर सरफेस क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है, हीट ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर एक चीज क्रिएट होगी, वो क्या होगी? इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ये थ्रू आउट ईयर होता है। वह रीजन इज कि इक्वेटर, इक्वेटर पर थ्रू आउट डायरेक्ट ही पड़ती है रेस, चाहे अर्थ कहीं से घूमेगी डायरेक्ट ही इस पे आएगा। सो ये जो हमारा है ये क्या है? इसमें ये आपका डायरेक्ट सनरेज आएगी और सरफेस क्या हो जाएगा? हीट ज्यादा हो जाएगी। इसमें सरफेस पे हीट ज्यादा होगी तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, इंटेंस लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होने पर एयर जो है आपकी, एयर विल मूव अपवर्ड, ऊपर जाएगी। जब हल्का हो जाएगा आदमी, अब सीधी सीधी सी बात है, आप ध्यान से समझना। कभी आपने पॉपकॉर्न देखा है? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जब लाते हो थोड़ा हैवी होता है। पॉपकॉर्न को आप उसमें डालिए तवे पे और जलाइए नीचे से, तो जब वो जलेगा, जब वो बन जाएगा, पॉपकॉर्न बन जाएगा वो दाने से, तो आप देखेंगे वो हल्का महसूस होगा आपको, क्योंकि वो अब नीचे उसके लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप कभी अपने आप को देखो, गाड़ी में, बाइक में बैठो, गर्मी का सीजन हो, अच्छी गर्म हो, आप बैठोगे तुरंत उठ जाओगे ऊपर, क्योंकि नीचे क्या है? लो प्रेशर है। भला आपके अंदर लो प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ, बट एयर राइज होना शुरू हो जाएगी। या कभी आप टी बनाते हो, टी है ना, टी में देखिए आप कभी, टी में क्या करोगे? टी जब बनाओगे तो उसमें रखिए, अपना पॉट रखते हो जब, और उसको जब बर्तन रखोगे तो उसमें जलाओगे, जैसे जैसे गर्म होगा वो क्या होगा? ऊपर धुआं उठेगा उसमें। क्यों उठ रहा है? क्योंकि गर्म हो रहा है। ठंडी जगह पे क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर में एयर मूव करेगी। अब इस सरफेस पर क्या है? वाटर भी है। अगर वाटर है तो यहां पर मॉइस्चर भी जाएगा साथ में कि नहीं जाएगा? मतलब वाटर वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। तो वाटर वेपर बनेगा, इट मींस मॉइस्चर लेके जाएगा। मॉइस्चर लेके जाएगा, जब ये मॉइस्चर लेके ऊपर जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक इसको कोल्ड एयर नहीं मिल जाएगी, तब तक ऊपर जाएगा। ये मैक्सिमम इस जगह पर जब ये ऊपर जाती है यहाँ की एयर, तो ये लगभग 2000 मीटर तक ऊपर जाता है, जिसे बोलते हैं क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड है ये, वहां तक जाती है ऊपर तक। फिर वहां पर इसमें बादल बनेगा और इसमें क्या करेगा? ये कंडेंसेशन होगा, फिर ये छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा, ड्रॉपलेट में, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी बारिश हो जाएगी। तो अगर ये डेली ऐसा हो रहा होगा तो डेली होगा,
तो ये डेली, क्योंकि डायरेक्ट ये डेली थ्रू आउट ईयर पड़ता है। कैसा? पूरे साल ऐसा ही रहता है, थ्रू आउट ईयर। अगर थ्रू आउट ईयर है, इसका मतलब है कि क्या है, यहां पर थ्रू आउट बारिश भी होगी। लेकिन मॉर्निंग में, यहां से क्वेश्चन आया कई बार, मॉर्निंग में आपको एकदम ब्लू नजर आएगा, एकदम क्लियर स्काई दिखाई देगा। जैसे जैसे दोपहर आएगी, दोपहर में से बादल छा जाएंगे, क्लाउड आ जाएगा, और इसके बाद लगभग 2 PM से लेके 4 PM के बीच में, 5 PM के बीच में बारिश हो जाएगी। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये नून का पूछ लेता है बारिश होती है कि नहीं, कभी कभी इवनिंग का बता देता है। तो अगर नून या इवनिंग दिया है तो वही सही है, ठीक है। तो यहां पर ये बारिश होगी। अब इतनी चीज तो आपको समझ आ गई है कि कैसे ये बारिश हो रही, कैसे क्या चीजें बदल रही हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज और भी है, एवरीडे यहां पर राइज ऑफ मॉइस्चर होगा, राइजिंग ऑफ मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर ऊपर जाएगी। एडवेक्शन रेन एवरी इवनिंग होगी हमारी, होगी कि नहीं होगी। अब यहां पर अगर एवरीडे इवनिंग में यहां पर क्या हो रही है, रेन हो रही है, तो अब आपको एक चीज और ध्यान देना है। अब डेली रेन होगी तो एरिया कैसा हो जाएगा, एरिया कैसा होगा, स्वाम्पी, वेट, यानी दलदल हो जाएगा। स्वाम्पी एरिया हो जाएगा, दलदल हो जाएगा। दलदल होगा तो यहां पर दलदल में क्या होता है, दलदल में सारा कुछ दलदल ही है, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये स्वाम्पी एरिया है तो यहां पर 2-3 चीजें ध्यान देंगे। स्वाम्पी एरिया में या वेट एरिया में, वेट लैंड हो गया ना, वेट एरिया हो गया यहां, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा मामला है कि यहां पर आपकी जो वुड होगी, लकड़ी होगा, जो पेड़ होगा, ट्री होगा, प्लांट होंगे, वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट वुड होने की वजह से ये फर्नीचर के लिए क्या होगी, ये फर्नीचर के लिए ये ठीक नहीं होगी। सड़ी हुई लकड़ी थोड़ा ना काम आएगी, तो फर्नीचर के लिए ठीक नहीं होगी। जब फर्नीचर के लिए ठीक नहीं होगी तो अब ये किसके लिए ठीक हो जाएगी भाई, अब ये जो ठीक आएगी, गुड इवनिंग पूजा। तो अब इसमें ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर जब इसमें फर्नीचर के लिए ठीक नहीं होगा, और दूसरा साथ ही साथ अगर ठीक हुआ भी, लकड़ी चाहिए भी, बट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेट एरिया है, गीला है, दलदल है, तो यहां ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, गाड़ियां ही नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। लंबरिंग पॉसिबल नहीं है, लंबरिंग भी नहीं होगी। अब यहां पर ये चीजें नहीं होंगी, बट क्या होगा यहां पर दलदल में, कौन से ऐसे एग्रीकल्चर है जो हो सकता है, वो है आपका पाम ऑयल की। इक्वेटोरियल रीजन पर अगर कभी पूछा जाए कि आपको कौन सी खेती होती है, तो आपको तुरंत बताना है कि यहां पर एग्रीकल्चर जिस चीज का होता है, कल्टीवेशन, वो है पाम ऑयल का, जिससे कि आज के डेट में लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। सबसे ज्यादा आप रिफाइंड लेते हैं बाजार से, पाम बहुत सस्ता आता है, उसको डालते हैं, और हर चीज में, चाहे बाजार से घी लो, चाहे आप डालडा लो, चाहे वो आप रिफाइंड लो या सरसों का तेल लो, कुछ भी लो, सभी में पाम ऑयल पड़ के आता है, ताड़ का तेल जिसे बोलते हैं। और ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाता है, हार्ट में आदमी मरता ही मरता है, और सभी को चाहिए खाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान आजकल दे रहा है, पहला चीज। दूसरा, यहां पर अब देखना वेट है, तो यहां का जो ट्री है, प्लांट्स है, वो कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा। अगर मैं बात करूं वेजिटेशन की, यानी जंगल कैसा होगा, तो आपको बताना है सर एवरग्रीन होगा। कैसा होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई डेली बारिश हो रही है ना, दलदल है ही है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा क्योंकि एवरीडे यहां पर बारिश हो रही है। एवरग्रीन होगा तो पेड़ बहुत होंगे, डेंस फॉरेस्ट होगा। कैसा, एवरग्रीन एंड डेंस, घना जंगल होगा, यहां पर बहुत घना जंगल होगा।
और जब घना जंगल होगा तो ऊपर से रेज भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं, जमीन तक, इतना घना होता है जंगल। और जब ऐसा होगा कि धूप ना मिलेगी तो अब बात आता है कि यहां पर इस वेजिटेशन में किस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, यानी क्रीचर कैसे कैसे मिलेंगे। अगर सभी की बात करें तो यहां पर क्या कोई ऐसा मिलेगा कि जिसमें लायन हो, एलिफेंट हो, या कोई ऐसा ऐसा जानवर मिलेगा क्या? नहीं, इसमें मिलेगा रेप्टाइल्स। क्या मिलेंगे? रेप्टाइल्स, यानी सरीसृप जानवर जो पानी में रहते हो, दलदल में रहते हो, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, ऐसे जानवर वहां पर रहेंगे। और ये जानवर वहां पर रहकर, इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। इनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत रहेंगे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें कर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी बहुत होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स। बट इसमें वाइल्ड एनिमल जो कि खुली जगह पे रहते हैं वो नहीं मिलेंगे यहां पर। वो क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज ऑफ उनके लिए नीड है, उनके लिए जरूरत है कैसा? एक ड्राई लैंड की, जिसमें दौड़ सके, भाग सके। यहां दौड़ने की तो जगह ही नहीं है, दलदल में फंस जाएगा, हाथी घुसा ही पड़ा रहेगा, निकलेगा ही नहीं बाहर। तो ये चीज है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये, क्या हैबिटेशन के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या लोग रहते हैं वहां कि नहीं? तो इट इज नॉट गुड फॉर हैबिटेशन, क्योंकि दलदल में रहेंगे तो यहां पर जब कीचड़ रहेगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मार्स गैस निकलेगी। पहले तो मार्स गैस, जिसे मीथेन कहते हैं, वही मार्स गैस निकलेगी। मार्स गैस के साथ साथ इसमें हम एक चीज और भी देखेंगे। मार्स गैस तो निकल ही रही है, साथ ही इसमें अगर हम देखें कि यहां पर आपके डेंगू, मलेरिया, इस जो मच्छर इसे फैलाते हैं, वैसे यहां पर मच्छर भी होंगे, मॉस्किटो भी यहां पर रहेगा जो कि इसमें फैला सकता है, ये चीज भी यहां पर बढ़ा सकता है। इससे लोग क्या हो जाएंगे? बीमार होना शुरू हो जाएंगे। बीमार होंगे, डेंगू होगा, मर जाएंगे, चले जाएंगे। बेसिकली ये चीज है। लेकिन इससे इक्वेटोरियल रीजन जो है, डेंस फॉरेस्ट जो बनाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट इसे कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, बट इट इज कॉल्ड ऑल्सो लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फेफड़े कहे जाते हैं, अर्थ का लंग्स कहा जाता है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर ये शायद नहीं होता तो हमें सांस जो चल रही है, जो ऑक्सीजन मिल रही है सबसे ज्यादा, शायद वो चीज उतनी हमें अर्थ में नहीं मिल पाती, अगर इक्वेटोरियल जोन ऐसा नहीं बना होता तब। सो बेसिकली आप इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं, इसमें एक पॉइंट ये कि दिस फॉरेस्ट, दिस रीजन इज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये अर्थ लंग्स है अर्थ की। एंड दिस इज हाई, देयर इज अ हाई बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ स्वाम्पी लैंड, बिकॉज ऑफ वेटलैंड। और यहां पर जो भी आपके ट्रीज मिलेंगे, एवरग्रीन तो है ही, डेंस तो है ही, बट यहां पर टॉल बहुत होंगे। कैसे? लंबे बहुत होंगे, टॉल बहुत होंगे। जैसे रोजवुड बोल सकते हैं, अबोनी बोल सकते हैं, मोहागनी बोल सकते हैं, रबड़ बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि बहुत लंबे हो सकते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं क्या? मोहागनी, सॉरी, मोहागनी हो गया आपका, अबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया, इटीसी। और इन्हें एक परिवार से जोड़ते हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे ट्रीज, उनकी बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एपीफाइटस से करता है। किससे? एपीफाइटस। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, एपीफाइटस। एपीफाइटस, ठीक है, बट नॉट गुड फॉर लंबरिंग, हार्डवुड। हाई डाइवर्सिटी है यहाँ, लोडिंग अपलोडिंग के लिए डिफिकल्ट है, लंबरिंग ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ये भी चीज है इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ यहां पर इस क्लाइमेटिक रीजन्स पर इसे हम कभी कभी एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से देखें, अपने अगर उसमें जाएं मैप पे, तो आपको मिलेगा कि यहां से अमेज़न रिवर निकली हुई है। ये अमेज़न रिवर यहां से इसको काट रही है और यहां पर ब्राजील में इधर गिर रही है, यहां से इक्वाडोर यहां पर जगह है, इक्वाडोर से
ये ओरिजिनेट होती है अमेजोन और यहाँ ब्राजील में गिरती है। बट ये अमेजोन कहाँ पर है? ये आपके इस पर है। किस पर है? ये इक्वेटर पर है। तो इक्वेटर पर है तो इससे हम एक और नाम दे सकते हैं कि अमेजोन वैसे भी सब सेकंड लार्जेस्ट है और अगर चौड़ाई में देखा जाए तो नंबर 1 पे आती है। और यहां पर क्या होगा इसमें जब ऐसे होती हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये अमेजोन रिवर की बात करते हैं, हम अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन रिवर, तो इसे हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो, दिस प्लेस इज कॉल्ड अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट ये कहलाता है। एंड बीइंग रेन फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर्ड फॉर रबर प्लांटेशन, ऑयल एक्सप्लॉयटेशन, आप कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। किस ऑयल का? ताड़ ऑयल का, पाम ऑयल का। और यहाँ पर रबर की खेती अच्छी खासी होती है। इसीलिए यहाँ पर इक्वाडोर पर जहां से अमेजोन निकलता है वहां पर एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है यासुनी नेशनल पार्क। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द इक्वेटोरियल जोन। यासुनी यहां पर है, यासुनी नेशनल पार्क। यासुनी नेशनल पार्क, यासुनी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यहाँ बायोडाइवर्सिटी मोर देन एंटायर अर्थ अमेरिका, अगर इस सबको देखा जाए तो बहुत ज्यादा। यहाँ पर 2 ट्राइब्स भी रहती थी जो अब नहीं कनेक्ट नहीं है, पहले रहती रही होंगी कोई 2 ट्राइब्स जिनके नाम नहीं मिलते जल्दी, तो वो रहती थी पहले। फिर इसके बाद धीरे 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 वो नॉर्थ अमेरिका की ट्राइब्स थी और उसमें रहती थी, लेकिन ये बीमारी डेंगू मलेरिया इससे परेशान होके फीवर से ये लोग यहाँ से चले गए, मूव कर गए और फिर यहाँ पर दोबारा आने का ट्राई नहीं किया, दोबारा नहीं आए ये लोग। तो यहाँ से इस चीज को है। और सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट होने से पाम की जो ऑयल कल्टीवेशन होता है वो होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऑल्सो, ये इंडोनेशिया है जहां से आप जाओगे, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर पाम ऑयल की सबसे ज्यादा यहाँ पर वो होता है, कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, इस चीज को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन की बात थी, इसमें इसको समझने वाली बात थी इस पे कि कहाँ से कैसे चीजें हमारी बदल रही हैं, कैसे कैसे हमारी बढ़ रही हैं। तो हम इस इक्वेटोरियल रीजन को हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट में अगर हम इसमें और थोड़ा सा ध्यान दें इक्वेटोरियल क्लाइमेट की थोड़ी सी चीजों को, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स को और हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम इसकी क्लाइमेट रीजन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक रीजन की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसके और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि मॉइस्ट होता है, हैबिटेशन के लिए ठीक नहीं है, और ये हाई इंसिडेंट्स यहाँ पर मलेरिया और डिजीज की आती हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं रुक सकते। अगर इसमें हम कुछ ट्राइब्स पहले जो रहती थी, जो आज के डेट में मूव कर चुकी हैं, अगर मैं उनके नाम लूंगा तो फिर आप साथ पहचान जाएंगे। वैसे नाम उस तरह अमेरिका में थी, वो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका की कुछ मानी जाती है कि नॉर्थ अमेरिका ही पड़ता है इसमें, वो साउथ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका में अब शिफ्ट हो चुकी हैं जाके, वो ट्राइब्स जो रहती थी इसके आसपास। तो उनके कुछ नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कॉन्गो में पिग्मी, ये ट्राइब है वहां का, जो यहाँ पर पहले यहाँ से एग्जिस्ट करती थी यहाँ पर, तो उनकी है। जैसे पिग्मी, पिग्मी ट्राइब से कॉन्गो, कॉन्गो एक शहर है, कॉन्गो सॉरी यहाँ पर है आपका अफ्रीका में कंट्री है, सॉरी, तो यहाँ पर आपका पिग्मी ये कंट्री है। इस कंट्री में कॉन्गो में पिग्मी आ गया। मलेशिया में ऐसे ही सेमांग औरंग असली के नाम से आता था, मैं चाहे यहां पर आपके लिख लूंगा। कॉन्गो कंट्री में देखें तो पिग्मी नाम से चलता था। मलेशिया में अगर बात करें तो सेमांग एंड औरंग असली ये भी होती थी। इसके बाद आपका फिलीपाइन में देख लें तो वहां पर औरंग अकिता मिलता था। फिलीपाइन इंडोनेशिया के ऊपर है, थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ एरिया है, 10 डिग्री तक देखेंगे तो आ जाएगा, तो इसमें औरंग आपका अकिता आ जाएगा, ठीक है। अगर यही बोर्नियो में देख लें, बोर्नियो में वहां डायाक्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे यहां पर हम इनको अगर चर्चा करें, इसको देखें तो यहां पर आपको ये नजर आएंगे, ये चीजें यहां पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये ट्राइब्स यहां पर रहती थी, ये ट्राइब्स यहां मिलती थी पहले हमें।
और अब ये ट्राइब्स नहीं है, अब ये मूव कर चुकी हैं बेसिकली। मैं ये इसलिए कि यहाँ ये पहुंच चुकी हैं, अब इसी कंट्री में रह रही हैं ये ट्राइब्स, तो हम इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आप ये मत कहिएगा कि ये चीज नहीं आया। मूर्ति वाघ मोड़, ओके। मारुति, ओके, मैंने कहा मूर्ति। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि व्हाट इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। इसका क्या क्या इसके गुण है क्लाइमेटिक रीजन्स के। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ टॉल या ऐसे क्या पेड़ है, लंबे पेड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउनी पेड़ होते हैं, कैनोपी टाइप के होते हैं, तो ये आपको जानना है। दूसरा इसमें एक पॉइंट है को एग्जिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज, क्या ऐसा है क्या। प्रेजेंस ऑफ नंबर न्यूमरस वैरायटी ऑफ इपिफाइटस। सो आपको इसमें 1 2 3 या कौन सा इसमें आएगा, तो आपको इसमें बताना है कि इसमें सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए वो सारे के सारे इसके पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन हमने डिस्कस कर लिया इसमें। अब जो हमारा रीजन है दूसरा वो है ट्रॉपिकल रीजन, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ये तो आप जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन 10 के ऊपर जितना भी आ जाएगा लैटिट्यूड में, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यानी 30 डिग्री तक, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात करें, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में भी पहले क्या आता है? ट्रॉपिकल डिजर्ट आता है। अगर ऊपर साइड चले तो ट्रॉपिकल डिजर्ट आ जाएगा, नीचे साइड। अब देखो इसमें भी समझना है, हर चीज लैटिट्यूड पर डिपेंड है। ये थोड़ा सा ठीक बना नहीं मेरे से लगता है, चलो इससे बना के मैं बताता हूं। ये तो इक्वेटर हो गया, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री तक हो गया। अब देखो यहां तक बारिश तो हो रही है, इधर इधर जो नीचे है नजदीक है किसके? इक्वेटर जोन के। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, हमें रेनफॉल कम होता चला जाएगा। रेनफॉल कम होगा तो डिजर्ट तो बनेगा ही बनेगा। और सबसे ज्यादा डिजर्ट किधर होगा? वेस्टर्न एरिया में हुआ है। रीजन इज कि इस वाले एरिया पे कौन सा आता है? रेन चलती है, ट्रेड विंड चलती है, राइट? ट्रेड विंड। और जो ट्रेड विंड्स हैं ये ईस्टर्लीज होती हैं बेसिकली। तो जो हवाएं यहां से चल रही हैं, यहां से हवाएं जो चल रही हैं, तो वो यहां से मॉइस्चर उठाया, लेकिन यहां तक आते आते ये ड्राई हो जाती है, तो यहां बारिश होगी नहीं। तो इधर सबसे ज्यादा डिजर्ट्स मिलते हैं, डिजर्ट्स दिखते हैं इधर। तो ये ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में हम इसमें कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा रीजन है वो बेसिकली यही है कि हम इसको ये समझ लें ये कैसे चल रहा है। तो चाहे ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से देख लें, चाहे ट्रॉपिकल डिजर्ट से देख लें, उन्हें हर चीज को हम यहाँ पर समझेंगे उस चीज को। बट हमें इक्वेटर वो लैटिट्यूड को नहीं भूलना है। लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए। तो अब लैटिट्यूड हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसे बोलते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर यानी 30 डिग्री वाला, 30 से 40 डिग्री की बात हो रही है यहां पर, उसकी बात। तो यहां पर जब हम इसमें आएंगे तो यहां पर आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की जब देखेंगे तो मैंने बताया कि यहां से कैसे कैसे हमारी रेन चल रही है, कैसे। अब यहां पर रेन हो रही कि नहीं हो रही, रेन की डेफिसिट होता जा रहा है, कमी आती जा रही है, तो ये डेजर्ट में चेंज होता जाएगा। लेकिन एक चीज आपको देखने में नजर आएगा, जब भी कभी आप वर्ल्ड का नक्शा देखो, दिखाई देता हूं, देखो क्या आप इस इक्वेटर के ऊपर देखो, लैंड इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? कंट्री किस में ज्यादा है? कॉन्टिनेंट किस में ज्यादा है, ऊपर या नीचे? अगर ऊपर ज्यादा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लैंड है, और अगर नीचे देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है। इसका मतलब है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट कहां सबसे ज्यादा मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि लैंड भी है यहाँ, नीचे लैंड कम है। लेकिन नीचे भी वेस्टर्न कोस्ट में आपको डिजर्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो, चाहे वो फिर आपके अफ्रीका का पार्ट हो, लेकिन मिलेगा यहां भी डिजर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑफशोर ट्रेड विंड्स कह सकते हैं बाय द टाइम रेन वेरिंग विंड रीच फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट,
जैसा मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ जाती हैं, इसकी वजह से ये ड्राई हो जाती हैं। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। कि यहाँ रेन क्यों होती है इस समय, इसे डिजर्ट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आते आते रेन खत्म हो जाती है। यहाँ से रेन उठाया इसने, बादल बने, और यहाँ तक आते आते वो ड्राई हो जाएगा, वहां बारिश करा चुका होगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा पानी लेके। जब नहीं पानी लेके पहुंचेगा, मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा, तो ये पूरी तरीके से नहीं बनेगा। नदर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादा बनता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी, वेस्टर्न कोस्ट पे बनेगा, लेकिन बनेगा वेस्टर्न कोस्ट पर ही। ईस्टर्न कोस्ट में बहुत कम आपको देखने को मिलता है, रेयर है जो आपको मिल जाए, दिख जाए। ठीक है, इसके बाद ट्रॉपिकल जो डिजर्ट है उसके बारे में आपको एक तो ये भी देखना है कि पूरे अपने मैप में आपको सर्च करना है, जो आपका वर्क है ट्रॉपिकल डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर एक चीज ये भी है कि इसमें एक फायदा आपको, नुकसान, यहां पर दो चीज समझना है कि वो क्या फायदा क्या नुकसान उसके बारे में दे। यहां पर जब डिजर्ट्स बनते हैं ना इस एरिया पे, ये ध्यान देना, ये एरिया है जो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट, चाहे इसका हो, चाहे यहां हो, चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, ये वाला पार्ट कहीं भी है, इसमें आपको क्या नजर आएगा कि यहां से कोल्ड करंट भी नजर, क्योंकि पोलार से आएगा ना, तो यहां से कोल्ड करंट भी नजर आएंगी आपको, और जो इधर से जाएंगी इक्वेटर से, वो वार्म करंट जाएगी। तो कई बार मिलती है, यहाँ जैसे न्यू फाउंडलैंड पे मिलती है, यहाँ कैनरी करंट आती है, कोल्ड करंट है, यहाँ से आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे करंट्स हैं, जो कोल्ड करंट, वार्म करंट आती है। अब जो कोल्ड करंट जहां से आएगी वो इसमें इफेक्ट डालेगी और डिजर्ट को ठंडा कर देगी। अब यही दिमाग लगाना है कि ट्रॉपिकल में होने के बावजूद अगर कोई डिजर्ट ठंडा हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, और कोल्ड डिजर्ट कहलाता है, तो रीजन क्या है भाई? यहाँ तो गर्मी बहुत है, डायरेक्ट रेज है, थोड़ा बहुत टिल्टेड है, बट फिर भी यहाँ पर कोल्ड डिजर्ट है। रीजन इज कि यहाँ पर कोल्ड वेव्स है, कोल्ड करंट्स हैं। कोल्ड करंट जब आती हैं तो वो अपना इफेक्ट डालती हैं और उसको भी कोल्ड कर देती हैं, उस रीजन को भी कोल्ड कर देती हैं। दैट इज द स्कैटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ओशनिक करंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, जितने महाद्वीप, उनके वेस्टर्न कोस्ट पर ये इफेक्ट डालेगी और वहां ठंडा कर देगी। ये इसका फर्क है, इस चीज को यहां से हम जान सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फर्क पड़ेगा इसमें वेस्टर्न कोस्ट पर। अभी हम ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, अभी ऊपर टेम्परेट पे नहीं गए, टेम्परेट पे मत जाना, अभी सिर्फ यहाँ के डिजर्ट्स आपको समझने हैं, डिजर्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, इस चीज को हमें समझने का ट्राई करना है, कोशिश करना है कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी आ रही हैं, डिजर्ट्स कैसे बनते जा रहे हैं। समझ आया? चलिए आगे देख लें। अगर हम इसमें थोड़ा सा चीजों को लोग इसमें डिजर्ट्स में आप अपने उसमें कि किस किस टाइप के डिजर्ट्स यहाँ पर पाए जाएंगे, कैसे कैसे इनके होंगे, कैसा यहाँ का वेजिटेशन होगा ट्रॉपिकल डिजर्ट्स के, अगर इसकी चर्चा कर लें तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ एरिड ड्राई क्लाइमेट होगा। कैसा होगा? एरिड ड्राई क्लाइमेट, यानी आप कह सकते हैं स्कैंटी रेनफॉल होगा, रेनफॉल बहुत कम होगा, वाटर डेफिसिट होगा, बहुत कम बारिश होगी यहाँ पर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे बारिश कम होती ही चली जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश कम होगी, एरिड ड्राई होगा, एरिड ड्राई। रेनफॉल लेस रेनफॉल हो जाएगा, रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा, स्कैंटी रेनफॉल कह सकते हैं, वाटर डेफिसिट हो जाएगा, पानी बहुत कम हो जाएगा। वेजिटेशन, और यहां पर वेजिटेशन कैसा होगा? जीरोफाइटिक होगा। क्या होगा? जीरोफाइटिक फैमिली के यहां पर वेजिटेशन, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जीरोफाइटिक ये एक फैमिली है, साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर लो पॉपुलेशन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? जहां पर पानी ज्यादा होता है, जहां पर रिवर्स ज्यादा हो। रिवर्स होगा तो वहां पर, इसलिए इस पार्ट को दो उसमें बांटा जाता है, एक वेस्टर्न वाला पार्ट, एक ईस्टर्न वाला पार्ट। अभी इसका और भी पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रॉपिकल जो रीजन है वो केवल इतने में खत्म नहीं होगा, उसका भी एक पार्ट और बाकी है, एक पार्ट इधर है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर लो पॉपुलेशन होगी। लो पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि डिजर्ट है, तो कौन सा वहां पर देखो, वहां पर रेता है, बालू है, सैंड है, इसको क्या ही आदमी इसमें उगाएगा, क्या ही खाएगा? राजस्थान में देख लो आप, नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये कैसा, इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, मैगरेब रीजन भी कहा जाता है। लो पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड मैगरेब रीजन। इट मींस लो हाई पावर्टी, यहां पावर्टी, गरीबी बहुत होती है इस एरिया पे। तो इन एरिया में जब पैदा ही नहीं कुछ होगा तो क्या होगा? गरीबी तो आएगी, या पावर्टी आप लिख दें,
पॉवर्टी बढ़ेगा। इसलिए चाहे अफ्रीका कंट्री में जाए, चाहे जहां भी जाएं, अगर इस एरिया के लोग हैं तो गरीब होंगे। जो जो कंट्री इसके आसपास पड़ रही हैं जैसे, तो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो सारी के सारी इसमें गरीब नजर आएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम है और बालू रेता बहुत है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे आप इसमें कुछ डिजर्ट्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे सहारा का है टॉर्गेस, टॉरग, टॉरग कुछ ऐसा नाम है, आप देख लें थोड़ा सा। टॉर्ग, हाँ टॉर्गस, टॉर्ग्स नाम है उसका, टॉर्ग्स है, सहारा का है। इसके सहारा आपका अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद आपका अरेबिया का है बेदुइन्स। फिर एक आपका कालाहारी डिजर्ट है आपका हॉटेंटोस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको निकल के आएगा, ये डिजर्ट्स के, इनके आपको सर्च करना है, इनके नाम देखना है, सुनना है, तब समझ आएगा, तब आपको चीजें दिखाई देंगी यहाँ पर। इसके साथ हम इस डिजर्ट्स की बात करें तो अब इसके साथ साथ हम कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स की बात करें। कॉन्टिनेंट के अंदर, ये भी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा चलेंगे, लेकिन कॉन्टिनेंट डिजर्ट्स की बात करेंगे इसमें। ये आपका इंटीरियर ऑफ द लार्ज लैंड के अंदर आता है, और ये भी हमारा इसमें रेनफॉल यहाँ कम होगी, विंड नहीं ला पाएगी, और ये भी हमारा लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन के किनारे होगा, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सो हम एक एक डिजर्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एक डिजर्ट को यहाँ समझ रहे हैं। जो चीज समझ नहीं आए वो पूछते जरूर जाना, ठीक है। तो मेरी चीज समझ आ रही ना पढ़ाने समय? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? तो अब आ जाते हैं हम कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स पर। कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स की बात करें हम यहां पर, और इनके नाम भी देख, पहले तो आप इनके नाम भी देख लो। यहां पर नो सैंड डून्स, यहाँ पर सैंड डून्स नहीं होते, लेकिन एरिडिटी बहुत होती है। हाई रेनुअल टेम्परेचर यहाँ पर होता है, जैसे चाइना में है, साउथ अमेरिका में है। इनके नाम देखे तो आपको कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स यहाँ निकलेगा, जैसे टकला मकान चाइना में है एक, ऐसे करके है। नागो डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, नमीब डिजर्ट, आटाकामा डिजर्ट, और रब एल खाली डिजर्ट, दास्ते काविर, दास्ते लुट, नबियन डिजर्ट, ऐसे पटागोनियन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ऐसे डिजर्ट्स बहुत सारे जो आपकी कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स में आते हैं। ठीक है, सो इनके बारे में भी हमें समझना है। तो इनके आपको मैप लेके बैठना। मैप है आपके पास कि नहीं है? मैप लेके बैठिए, फिर इसको मजा आएगा पढ़ने में, तभी मजा आएगा। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स की हम बात करते हैं। इसमें कॉन्टिनेंटल डिजर्ट में अगर बात करते हैं तो ये दिस इज अ इंटीरियर ऑफ लार्ज लैंड, बहुत बड़ा लैंड हो और उस लैंड के बीच में जो डिजर्ट्स आते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स। किनारे पे ना हो, कोस्टल एरिया पे जो डिजर्ट्स नहीं है उनको हम कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स बोलते हैं, कहते हैं इसको। लेकिन ये भी ट्रॉपिकल रीजन पर ही मिलेगा, ये बात समझ लो। थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर, टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन के बीच में, यानी सवाना को टच करेगा ये, इस वाले एरिया पे आप कह सकते हैं। ये हमारा इक्वेटर है ना, ये तो ये इस एरिया पे जो हमें डिजर्ट्स मिलेंगे, इस एरिया पे, दैट दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स। तो ये पृथ्वी जो लैंड है उसके बीच में जो पाया जाए, यहां पर भी क्या करती हैं, जो यहां से हवाएं चलती हैं या कुछ आपके अगर इसके ऊपर चली जाए तो यहाँ वेस्टर्लीज जो विंड आती है इधर से, और यहां पर जो गर्मी नहीं ला पाती, यहाँ बारिश नहीं करा पाती, वो ईस्टर्न साइड में आ जाती है, यानी आप कह सकते माउंटेन की इस साइड। यानी जो वेस्टर्लीज विंड चलती हैं इसके 30 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा, तो इसमें चलें तो यहां से जो मॉइस्चर लेके जाती है वो इधर नहीं बारिश करा पाती, तो उसमें जो बनेगा वो हमारा ये कहलाएगा। ठीक है, और यहां पर एरिडिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर सैंड दून कम होगा। यहां पर भी हवाएं क्या होंगी, अब विंड क्या है, रेनफॉल लेके नहीं पहुंच पाएंगी। जो हवाएं हैं वो अपनी पानी मॉइस्चर लेके उधर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए हम इसे कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आगे इसमें एक जो टेम्परेचर नजर आएगा वो हाई एनुअल टेम्परेचर नजर आएगा।
इसमें कुछ कॉन्टिनेंट डिजर्ट्स हैं जो आपके चाइना में है, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में है, जो अफ्रीका में है, ऐसे सभी हम इनके डिजर्ट्स को देखेंगे, समझेंगे। तो आप उनको डिजर्ट्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको ये चीज यहाँ पर देखनी है और अपना मैप निकाल लें, जिससे डिजर्ट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं वो आपको सर्च करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेगेव डिजर्ट आपको सर्च करना है, कहां पर है, ये आपका वर्क है। नेगेव डिजर्ट्स, वैसे इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एरिया से, लैटिट्यूड से ढूंढ सकते हो। दूसरा है कालाहारी डिजर्ट, थर्ड है, आप लिखते जाइएगा, कालाहारी। नमीब डिजर्ट, नमीब आपका ये सारा का सारा अफ्रीका के बहुत सारे हैं, यहां से आप देखेंगे ना, नमीब, यहाँ पे ईस्टर्न, यहाँ पर आपका जो ये है आपकी यहाँ से रिफ्ट वैली किनारे किनारे कौन कौन सी लेक्स हैं उनके बारे में भी। तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे निकला कालाहारी डिजर्ट, नमीब डिजर्ट, आटाकामा डिजर्ट, टकला मकान, रब अल खाली लिख सकते हो, दास्ते काविर, दास्ते लुट, नबियन डिजर्ट एंड पैटागोनियन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ये सारे डिजर्ट्स इसमें आ जाएंगे। आप थोड़ा पॉज करना और इसको लिखना तो आपको नजर इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो हमें ये चीजें डिजर्ट्स यहाँ पर देखनी है, इसको समझना है। एक सबसे लास्ट जो आपको डिजर्ट्स नजर आएगा, जो सदर्न पार्ट पे आएगा, वो है ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट। ग्रेट विक्टोरियन अगर बात करें तो ये आपका ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट आपका देखा जाए तो आपका किधर, ऑस्ट्रेलिया साइड नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करेंगे हम। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड, ये भी है जो टेम्परेट रीजन पर पहुंच जाता है, तो हम इसकी भी चर्चा करते हैं। ये आपका रेन फॉरेस्ट और हॉट डिजर्ट के बीच में लोकेटेड होता है, यानी जो डिजर्ट्स हो रहे थे वो और नीचे जो बारिश हो रही थी वो, उनके बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहां थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, उस रीजन को हम कहा है हमने, ठीक है। तो यहां पर ये एक कह सकते हैं, इसमें एक पॉइंट इसमें आता है कभी कभार कि ये पार्क लैंड टोपोग्राफी कहलाती है या फिर बिग गेम कंट्री कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं इस एरिया को, सवाना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इज कॉल्ड सवाना एंड सवाना इज ऑल्सो कॉल्ड पार्क लैंड टोपोग्राफी। और इसमें एक पॉइंट और कर सकते, बिग गेम कंट्री। ये लोकेटेड होता है रेन फॉरेस्ट, यानी नीचे जो था फॉरेस्ट अमेज़न फॉरेस्ट और ऊपर डिजर्ट्स हैं, उनके बीच में लोकेटेड होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे ग्रासलैंड आएंगे सवाना में, अफ्रीका में। यहाँ पर सारे मॉडरेट रेनफॉल कैसे कैसे होता है, ड्राई वेट सीजन होंगे, कैसे क्या रहेंगे, इसके बारे में हम कैसे कैसे आएंगे, एनिमल्स कैसे मिलेंगे, इनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है और नेक्स्ट डे हम कल इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम पर 7 बजे। 7 बजे डेली होगी हमारी क्लास, आप इसमें डेली आ सकते हैं, डेली पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।